जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का समय है। सभी लोग अपने अपने घरों पर हैं। कोई भी संस्थान, स्कूल, कॉलेज सब बंद हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, स्कूल कॉलेजेस दोबारा शुरू होंगे। हमारी कोशिश है कि हम घर से आप सभी को जितना हो सके उतना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। इसी के साथ आज हम पहला टॉपिक ओम्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। इससे अक्सर 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए समझते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला, कि ओम्स लॉ क्या है। दूसरा, ओम्स लॉ क्यों है। और तीसरा, हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल या ओम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम का जो नियम है वो 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। जॉर्ज साइमन ओम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओम के नियम को दुनिया के सामने रखा। इन्हीं के नाम पर ओम का नियम या ओम के नियम का इस नियम का नाम रखा गया, जिसको हम आज ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है? सबसे पहला सवाल, ओम के नियम के अनुसार जब किसी बंद डीसी परिपथ, परिपथ को हम इंग्लिश में सर्किट कहते हैं, आप सभी जानते हैं। ये बस मैंने इसलिए लिखा है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ओम के नियम के अनुसार जब किसी बंद डीसी परिपथ या किसी चालक, मतलब जब भी किसी सर्किट में किसी चालक, चालक मतलब जो कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट का प्रवाह हो सकता है, की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें, तो ओम के नियम का सबसे पहला रूल क्या है कि ओम का नियम वही कार्य करेगा जहां किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हों। स्थिर मतलब कांस्टेंट हों, बदले नहीं। भौतिक अवस्थाओं से मेरा मतलब ताप, दाब या लंबाई या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसे हम काट क्षेत्रफल भी बोलते हैं, कांस्टेंट हो मतलब स्थिर हो। तब उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी चालक के सिरों के, किसी भी चालक में उत्पन्न जो वोल्टेज होता है उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब किसी भी कंडक्टर के दोनों सिरों पर उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर में से बहने वाली करंट के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, जिसको हम v, ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो इसलिए हम लिखते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू i। इसका मतलब क्या है? समानुपाती का मतलब होता है कि यदि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और यदि वोल्टेज घटेगी तो करंट भी घटेगा। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे घरों में जैसे पाइप होती है, तो पाइप में जो पानी बहता है, मान लीजिए कि वो बहने वाला पानी जो है वो करंट है, और जो पानी का प्रेशर है वो वोल्टेज है। क्लियर है बात? तो यदि पानी का प्रेशर बढ़ाया जाए तो पानी के बहने के प्रभाव, बहने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पानी का प्रेशर बढ़ा तो पानी के बहने की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा बहेगा। और यदि प्रेशर कम कर दिया जाए तो पानी कम मात्रा में धीमे गति से बहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर डीसी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में यदि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा,
और यदि वोल्टेज घटेगी तो करंट घटेगा। मतलब करंट का बढ़ना और घटना वोल्टेज पर डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में करंट का प्रवाह होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों सिरों पर समान रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस, जब किसी कंडक्टर के दो सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो जो बीच का जो डिफरेंस है, .1 और .2 के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। तो उस वोल्टेज के बढ़ने या घटने से करंट पर प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है और घटता है। क्लियर है बात? तो इसीलिए कहा गया है कि इस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्लियर है बात? इसको हम V इज प्रोपोर्शनल टू I से दर्शाते हैं, या फिर हम इसको V इज इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं, जो कि ओम्स लॉ का सूत्र है। क्लियर है बात? मतलब फॉर्मूला है। R क्या है? यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि चाहे कितना ही अच्छा कंडक्टर हो, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो करंट के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। माना कि कोई भी अच्छे से अच्छा कंडक्टर आप मान लीजिए, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है। क्लियर है बात? तो इसीलिए हम R को हमेशा लिखते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ओम्स लॉ क्यों जरूरी है? तो ओम्स लॉ इसलिए जरूरी है कि ओम्स लॉ के माध्यम से हम किसी भी डीसी सर्किट में या किसी भी सर्किट में वोल्टेज का मान, करंट का मान या रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए किसी सर्किट में हमें ज्ञात करना है कि वोल्टेज कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है या करंट कितना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके। ओम्स लॉ का किस तरह इस्तेमाल करेंगे? अभी हमने जाना कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। मतलब V जो है वो I गुणा R के बराबर है। तो यदि हमें किसी सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे? इस सूत्र या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर हमें मान लीजिए किसी सर्किट में करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 एम्पियर है। तो वोल्टेज का मान कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 4। तो उस सर्किट में वोल्टेज का मान होगा 4। क्लियर है बात? इसी प्रकार से मान लीजिए कि हमें करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो करंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम I बराबर V अपॉन R लिखते हैं। इसी फॉर्मूले से हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। जैसे कि हमें वोल्टेज निकालना है तो I मल्टीप्लाई R कर देंगे। मान लीजिए हमें करंट निकालना है तो इस R को इस V के नीचे ले जाएंगे इस प्रकार से, तो करंट बराबर V अपॉन R हो जाएगा। और मान लीजिए हमें यदि रेजिस्टेंस निकालना है तो इस I को V के नीचे ले जाएंगे तो V अपॉन I हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसमें हम किस प्रकार से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि भाई वोल्टेज, हमें करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, हमें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए क्वेश्चन में हमें करंट की वैल्यू दे रखी होगी कि भाई 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होगी कि 2 ओम है, तो वोल्टेज कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। इसी प्रकार से सिंपल क्वेश्चन, ये होते हैं सिंपल क्वेश्चन। अब इसी को थोड़ा सा एडवांस करके न्यूमेरिकल बना दिया जाता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 110 वोल्ट सोर्स से 3.5 एम्पियर करंट लेता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर सभी के घरों में होता है हम जानते हैं। तो उस हीटर को 110 वोल्ट सोर्स से
3.5 एम्पियर करंट प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो हीटर के हीटिंग तत्व, मतलब जो हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है कि उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हमें फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध कितना होगा। तो हमें निकालना है प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर V अपॉन I। हमें दे रखी है वोल्टेज कितनी है 110 वोल्ट, करंट का मान हमें दिया हुआ है कितना है 3.5 एम्पियर। निकालना क्या है हमें, रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा R बराबर V अपॉन I। किस प्रकार से, देखिए V की वैल्यू क्या है 110 वोल्ट, करंट की वैल्यू क्या है 3.5 एम्पियर। इसे आगे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं मैं। तो अब बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला जानते हैं लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में उन्हें बहुत हिचकिचाहट होते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर पॉइंट है, आप इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते। अगर आप डायरेक्ट काटने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाकर यहाँ पर एक एडिशनल जीरो लगा लेंगे ऊपर। तो क्या हो जाएगा 1100 अपॉन 35। क्लियर है बात। अब आप अगर 1100 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 31.5। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम्स होता है। रेजिस्टेंस को हम ओम्स में मापते हैं, तो इसलिए हम 31.5 ओम लिखेंगे। क्लियर बात। इसके बाद दूसरा सवाल है हमारे पास, यदि 11 किलो ओम के प्रतिरोध से 750 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का साइन है ये, 750 माइक्रो एम्पियर करंट प्रवाहित होता है। एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू क्या है 11 किलो ओम है। 11 किलो ओम उस प्रतिरोध की वैल्यू है। उस प्रतिरोध से 750 माइक्रो एम्पियर का करंट प्रवाह हो रहा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि उस प्रतिरोध के अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है उस प्रतिरोध के आर पार, दोनों पॉइंट पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है। हमें ज्ञात करना है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना है इस 11 किलो ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस। तो कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। रेजिस्टेंस कितना है हमारा 11 किलो ओम। हमें यहाँ पर एम्पियर में करंट की वैल्यू गिवन है कितनी, आई बराबर 750 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है बात। अब हमें निकालना क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज निकालना है हमें कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, वही वोल्टेज का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है वोल्टेज का फॉर्मूला, V बराबर आई मल्टीप्लाई बाई आर। ये फॉर्मूला है। इसको किस प्रकार से लगाएंगे, आई कितना है हमारा, आई है हमारा 750 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो डायरेक्ट 750 को गुणा कर देंगे 11 से। नहीं, ऐसे नहीं करना है। माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है आप बताइए। माइक्रो की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6। तो इसको लिखना भी जरूरी है। अगर आप ये 10 टू द पावर -6 नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। क्लियर है बात। तो आई की वैल्यू है 750 इंटू 10 टू द पावर -6, जो कि माइक्रो की वैल्यू होती है। अब इसको गुणा करेंगे आर से। आर की वैल्यू क्या है 11 किलो ओम। अब 11 और किलो कितना होता है 10 टू द पावर 3 होता है। क्लियर है बात। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये माइनस में है, ये प्लस में है पावर, और इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है।
तो घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे 750 750 को 10⁻⁻6 है। और जब भी यहाँ पर ऐसा हो कि 10⁻⁻6 आ गया तो उसको माइनस के बजाय प्लस में सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहता है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को भी देखना है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे 750 इंटू 11 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। अब आप पूछेंगे कि 10⁻⁻6 कहाँ गया, तो 10⁻⁻6 को मैं नीचे ले गया। ठीक है, नीचे जाकर ये जो -6 होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ 10⁻³ है और यहाँ 10⁻6 है, तो क्लियरली हम यहाँ पर 10⁻³ को 10⁻6 से काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये 750 इंटू 11 अपॉन क्या बचा 10⁻³ बचा। क्यों बचा, क्योंकि 3 से 6 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा 10⁻3। क्लियर है बात। अब इस 10⁻3 का मतलब क्या होता है, 750 इंटू 11 अपॉन 10⁻3 को हम सभी जानते हैं कि 1000 भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद हम देखिए इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 0 से आप 0 काट सकते हैं। क्लियर है बात। और उसके बाद फिर ये बहुत इजी हो जाता है, आप 75 से 100 काट सकते हैं 5 का टेबल चला के। तो इस हिसाब से आप देखिए, मैं आपको क्लियरली आगे करके दिखाता हूँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अभी तो जब तक आप सीख रहे हैं किसी चीज़ को तब तक आप टाइम पर ध्यान ना देकर उसे सॉल्व करने के तरीके ढूंढिए। अब आप देखिए इसको अगर मैं 5 से काटूं तो 515 होता है हमारा 75 और 520 100 होता है। ये फिर से 5 से कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और 5 4 20 हो जाएगा। अब आप देखिए 11 3 33 हो गया और नीचे क्या आ गया 4। अब आप डायरेक्टली 33 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8.25 आंसर आ जाएगा आपका। ये हमारी वोल्टेज आ गई। क्या, कौन सी वोल्टेज जो हमें निकालनी थी, जो क्वेश्चन में पूछी गई थी कि इस 11 किलो ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा 8.25। क्योंकि ये वोल्टेज निकाली है तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है वोल्ट, इसलिए हम लिखेंगे 8.25 वोल्ट। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया हमने, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है। 750 इंटू 10⁻⁻6 करी, 10⁻⁻6 क्या है, ये हमारी माइक्रो की वैल्यू है और 11 किलो ओम था तो किलो की वैल्यू होती है 10⁻3। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या किया हमने, 750 इंटू 11 किया इंटू 10⁻3 लिखा और इस 10⁻⁻6 को नीचे ले गए जो नीचे जाकर पॉजिटिव में हो गया। फिर हमने इस 3 से ये 6 काट दिया तो हमारे पास 10⁻3 नीचे बचा। फिर हमने यहाँ पर 750 इंटू 11 अपॉन 10⁻3 को 1000 लिख सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, लिख लिया। फिर हमने 0 से 0 काट दिया। फिर यहाँ पर 75 अपॉन 100 इंटू 100 11 बचा था, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 33/4 आया। इसको भी हमने सॉल्व किया तो 8.25 वोल्ट जो कि हमारा आंसर है वो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक प्रतिरोध 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है।
एक प्रतिरोध है जो 50 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है। उस प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए जिसका कलर कोड रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, सिल्वर है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे या घबरा जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम। हमें बस इसमें कुछ नहीं है। ओम्स लॉ के क्वेश्चनों में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों की वैल्यू निकालनी होती है। हमेशा आपको दो वैल्यूज गिवन होंगी। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक प्रतिरोध है, क्लियर है बात, एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट है। अब वोल्टेज सोर्स हमें दिया हुआ है 50 वोल्ट। हमें निकालनी क्या है, धारा ज्ञात कीजिए। हमें धारा निकालनी है, मतलब करंट निकालना है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन उस रेजिस्टेंस का जो कलर कोड है, कलर कोड आप समझते हैं ना, जो रेजिस्टेंस के ऊपर जो रंगों की पट्टियां होती हैं उसके द्वारा हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो उन पट्टियों के रंग जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक प्रतिरोध है 50 वोल्ट सोर्स के साथ जुड़ा है, उस प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करनी है जिसका कलर कोड रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, सिल्वर है। तो इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जानने के लिए कलर कोडिंग आनी चाहिए। अगर आपको कलर कोडिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कलर कोडिंग के ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। देखिए कलर कोडिंग कैसे निकालते हैं। अब यहां पर गिवन है कि रेजिस्टेंस जो है हमारा, उसका पहला, उसकी जो कलर कोडिंग है वो ये है। इससे हमें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है, फिर उस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे और फिर अपना फॉर्मूला लगाकर हम करंट की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला कलर है हमारे पास रेड। रेड कलर जो है, रेड कलर का कलर कोड क्या होता है बताइए। रेड का कलर कोड होता है, सोचिए और करने की कोशिश कीजिए। रेड का होता है 2। उसके बाद ऑरेंज दे रखा है कि दूसरा कलर क्या है, ऑरेंज है। तो ऑरेंज का कलर कोड क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद फिर से ऑरेंज गिवन है। तीसरी पट्टी में जो कलर होता है, हम जानते हैं कि तीसरी पट्टी में जो कलर है उसकी वैल्यू ना लिखकर हम उसकी जगह जीरोस लिखते हैं। जैसे कि ऑरेंज का कलर होता है 3, तो हम 10 टू दी पावर 3 लिखेंगे, या हम इसको डायरेक्ट 3 जीरो भी लिख सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है। जैसे कि ऑरेंज की वैल्यू 3 है तो हमने 3 जीरो लिख ली। इससे हमें वैल्यू लिखने में काफ़ी इजीनेस रहती है। और चौथा कलर है सिल्वर। जब चौथी पट्टी में सिल्वर हो तो सिल्वर की वैल्यू क्या रहती है, ±10%। अब यहाँ पर जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हमें इस सिल्वर की वैल्यू का कोई खास इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर देखिए रेड का 2 आ गया, ऑरेंज का 3 आ गया, और फिर से ऑरेंज है, मतलब 10 टू दी पावर 3, 2300। तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 2300। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 23 किलो ओम, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, 10 टू दी पावर 3 होती है। तो हम इसको 23 किलो ओम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात हो गई, क्या है, 23 किलो ओम। क्लियर है बात। अब हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ के अनुसार आई बराबर होता है कितना, V अपॉन R। वोल्टेज की वैल्यू हमें पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है 23। अब यहाँ पर किलो गिवन है, मतलब इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 50 अपॉन ये हमारा 10 टू दी पावर 3 है, तो इसको हम 2300 भी मानते हैं ना, मतलब तो 50 को
2300 से डिवाइड करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत लंबा जाएगा और आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, सिंपली 50 अपॉन 23, ये जो 10⁻³ है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। क्लियर है बात? जब हम माइनस की वैल्यू को नीचे लेकर आते हैं तो वो 10⁻+3 हो जाता है, और जब नीचे से कोई प्लस का वैल्यू ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये हो गया 50 इंटू 10⁻³ अपॉन 23। अब आप डायरेक्टली 50 को 23 से डिवाइड कर लीजिए। आप 50 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को 2.2 को आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें, इतना तो क्वेश्चन में भी गिवन होता है। आंसर जो होंगे आपके वो ऑब्वियसली आपके इसी हिसाब से होंगे। क्या हो जाएगा ये 2.2 इंटू 10⁻³ ये आपका आंसर है। या तो आपके जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में उसका आंसर इसी प्रकार से गिवन होगा, या फिर हमें पता होना चाहिए कि 10⁻³ किसकी वैल्यू होती है। तो 10⁻³ किसकी वैल्यू होती है, ये होती है मिली की। मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ तो मिली को हम m से दर्शाते हैं, तो हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 2.2 मिली ओम, सॉरी 2.2 मिली एम्पियर। हमने करंट की वैल्यू फाइंड की है तो 2.2 मिली एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए मिली, किलो या फिर जो आपके माइक्रो हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इनको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10⁻³ को मल्टीप्लाई करने और 2.2 के साथ मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा बेहतर समझा कि मैं 2.2 मिली एम्पियर लिख दूँ। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आप अपनी जो भी आपके पास बुक्स हैं उसमें ओम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चंस हैं, या जो बुक के बैक में क्वेश्चंस हैं, या कोई भी आपके पास टेस्ट पेपर है उसमें जो कोई भी क्वेश्चन है आपका, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। घर पर अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करिए और इस टॉपिक को आज पढ़िए, समझिए, और यदि आपको कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं, और फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।